स्वागत है। आज हम भारत के संविधान की बुनियाद को समझने निकल रहे हैं, मतलब उसके बिल्कुल शुरुआती लेकिन बहुत अहम हिस्सों को। जी। और हमारा लक्ष्य है इसके पहले 51 अनुच्छेदों के सार को समझना। हाँ। ये वो नींव हैं जो बताते हैं कि भारत क्या है, यहाँ कौन बसता है, उनके अधिकार क्या हैं और राज्य से क्या उम्मीदें हैं। चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। बिल्कुल। ये संविधान के पहले 4 भाग हैं और ये एक तार्किक क्रम में आगे बढ़ते हैं। अच्छा। पहले हम देखेंगे देश का क्षेत्र क्या है, फिर उसमें रहने वाले नागरिक कौन है, फिर उनके मूल अधिकार क्या हैं और अंत में राज्य को किन सिद्धांतों पर चलना चाहिए। तो सबसे पहले भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भारत असल में है क्या? जैसे किसी जगह की 4 दिशाएं होती हैं, वैसे ही क्षेत्र की बात करने वाले इस पहले भाग में 4 अनुच्छेद हैं। हाँ, ये एक अच्छा कनेक्शन है। अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स। जी, यानी इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। कि ये यूनियन है, फेडरेशन नहीं, जैसे अमेरिका में है। अच्छा। मतलब राज्य किसी समझौते से नहीं जुड़े हैं और उन्हें संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत की एकता और अखंडता इसी में है। ये अनुच्छेद भारत के क्षेत्र को भी परिभाषित करता है। इसमें राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और वो क्षेत्र जो भविष्य में भारत अर्जित कर सकता है शामिल है। और अगर मान लीजिए भारत में नए राज्य बनाने हों या मौजूदा राज्यों की सीमाओं में कुछ बदलाव करना हो, हाँ, या शायद कोई भारी क्षेत्र शामिल करना हो, बिल्कुल, इसके लिए अनुच्छेद 2 और 3 हैं। अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति देता है कि वो भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सके। अच्छा। ये उन क्षेत्रों के लिए है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। जैसे अगर कोई पड़ोसी देश भारत में शामिल होना चाहे तो वो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। समझ गया। वहीं अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। अच्छा, जो पहले से हैं उनके लिए। जी, जैसे किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके नया राज्य बनाना, जैसे तेलंगाना बना आंध्र से। बिल्कुल, या किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना या घटाना, सीमाओं में परिवर्तन करना या नाम बदलना, ये सब अनुच्छेद 3 में आता है। लेकिन क्या इसके लिए उस राज्य की सहमति जरूरी होती है? ऐसे किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। और राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास विचार जानने के लिए भेजते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य विधानमंडल के विचारों को मानने के लिए राष्ट्रपति या संसद बाध्य नहीं है। अच्छा, बाध्य नहीं है? जी नहीं। यहीं पर अनुच्छेद 4 आता है जो कहता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बनाई गई कोई भी विधि, जैसे नए राज्य का गठन या सीमा परिवर्तन, वो संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्यों की सीमाएं बदलने जैसे इतने महत्वपूर्ण काम के लिए भी संसद में केवल साधारण बहुमत की जरूरत है, विशेष बहुमत की नहीं। हाँ बिल्कुल, इसके लिए साधारण बहुमत ही काफी है। ये तो केंद्र और राज्यों के शक्ति संतुलन के बारे में काफी कुछ कहता है ना? सही। तो हमने देश के क्षेत्र को समझ लिया। अब बात करते हैं यहाँ रहने वाले लोगों की। भाग 2, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। सही क्रम है। क्षेत्र के बाद नागरिक। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर, मतलब 26 जनवरी 1950 को नागरिकता का आधार बताता है। क्या आधार है? कोई व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसका भारत में अधिवास, डोमिसाइल हो और साथ ही 3 शर्तों में से कोई एक पूरी हो। या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, या उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में मामूली तौर पर निवास कर रहा हो। अच्छा, और विभाजन के समय जो लोग पाकिस्तान से आए या गए, उनके लिए अनुच्छेद 6 और 7 शायद इसी से जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल। अनुच्छेद 6 उन लोगों की नागरिकता तय करता है जो पाकिस्तान से भारत आए, और अनुच्छेद 7 उन लोगों की जो भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में लौट आए। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों की बात करता है। और क्या कोई भारतीय नागरिकता खो भी सकता है? मतलब अगर कोई दूसरे देश की नागरिकता ले ले? हाँ, अनुच्छेद 9 इसी के बारे में है। ये साफ कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। यानी एकल नागरिकता।
जी बिल्कुल, ये भारत में एकल नागरिकता के सिद्धांत को पुष्ट करता है। फिर अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता बनी रहेगी जब तक संसद कोई कानून न बनाए। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 11 ये संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति और इससे जुड़े सभी मामलों पर कानून बनाने की पूरी शक्ति देता है। तो जो हाल के नागरिकता संशोधन कानून जैसे कदम हैं, वो संसद ने इसी अनुच्छेद 11 की शक्ति से उठाए। संसद ने इसी अनुच्छेद 11 के तहत मिली शक्ति का प्रयोग किया है। समझ गए। क्षेत्र हो गया, नागरिक हो गए। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। जी, भाग 3 अनुच्छेद 12 से शुरू होता है। हाँ। और 12 को भाग संख्या 3 से गुणा करें तो आता है 36। 12 गुणा 3 36। बिल्कुल, जहां से भाग 4 यानी निदेशक तत्व शुरू होता है। तो भाग 3 है अनुच्छेद 12 से 35 तक। बढ़िया। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा से। राज्य की परिभाषा क्यों? क्योंकि मूल अधिकार ज्यादातर राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध नागरिकों को मिले संरक्षण है। तो पहले ये जानना जरूरी है कि राज्य क्या है। अच्छा। ये परिभाषा बहुत व्यापक है। इसमें भारत सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय जैसे नगरपालिका, पंचायत वगैरह, और सरकारी कंपनियां? हाँ, और अन्य सभी प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, ये सब राज्य की परिभाषा में शामिल है। समझ गया। और अनुच्छेद 13 सुना, ये बहुत अहम है। बिल्कुल, अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का आधार है। जुडिशियल रिव्यू? जी। यह घोषित करता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संविधान बनने से पहले का हो या बाद का, अगर वो मूल अधिकारों से असंगत है या उन्हें छीनता या कम करता है तो वो उस हद तक शून्य होगा, मतलब वो लागू नहीं होगा। सही। यह न्यायपालिका को शक्ति देता है कि वो संसद या विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सके। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना था। क्यों? क्योंकि इसके बिना मूल अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाते, उन्हें लागू कौन करवाता। सही बात है। अब आते हैं अधिकारों की श्रेणियों पर। समता का अधिकार। जी, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, मतलब कानून की नजर में सब बराबर है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। दुकानों, होटलों, कुओं जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी ये लागू है। पर इसमें महिलाओं, बच्चों और सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता। यहाँ निवास स्थान के आधार पर भी भेदभाव का निषेध है, लेकिन राज्य आरक्षण जैसे प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, सिवाय मिलिट्री और एकेडमिक उपाधियों के। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 इसमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं। 6? कौन कौन सी? बोलने और अभिव्यक्ति की, शांतिपूर्ण सम्मेलन की, संघ बनाने की, भारत में कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बसने की और कोई भी पेशा या व्यापार करने की। इनको याद रखने का भी कोई क्रम था शायद? हाँ, एक तार्किक क्रम सुझाया गया है। पहले बोला, फिर मिले, फिर संघ बनाया, फिर घूमे, फिर बसे और फिर काम किया। अरे वाह। लेकिन ये असीमित नहीं है। इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, देश की सुरक्षा, नैतिकता वगैरह के आधार पर। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है, जैसे एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं या खुद के खिलाफ गवाही देने को मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये बहुत व्यापक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गरिमापूर्ण जीवन, निजता, स्वच्छ पर्यावरण जैसे कई अधिकार शामिल माने हैं। जीवन का अधिकार मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं? बिल्कुल नहीं, गरिमा के साथ जीवन। अनुच्छेद 21A ये बाद में जोड़ा गया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। 86वें संशोधन से, है ना? जी हाँ। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण देता है, जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी का अधिकार। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। जी, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी यानी बिगार, इस पर रोक लगाता है।
अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या किसी भी खतरनाक काम में लगाने पर रोक लगाता है। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28। हाँ, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। और अंतिम 2 श्रेणियां, संस्कृति और शिक्षा और संवैधानिक उपचार। जी, 5वां है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है। और छठा, जो शायद सबसे अहम है, हाँ, छठा और सबसे महत्वपूर्ण, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। उपचारों का अधिकार। जी, अगर किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। आत्मा और हृदय। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट जारी कर सकते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश वगैरह। और आखिर में अनुच्छेद 33 से 35 है, जो संसद को कुछ विशेष स्थितियों में, जैसे सेना या जहां मार्शल लॉ लगा हो, इन अधिकारों को सीमित करने या प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति देते हैं। वाकई ये मूल अधिकार तो नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। अब चलते हैं भाग 4 पर, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या DPSP, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ये मूल अधिकारों से अलग कैसे हैं? हाँ, ये काफी अलग हैं। ये राज्य के लिए नैतिक निर्देश या सिफारिशें हैं, मतलब कि राज्य को नीतियां बनाते और कानून लागू करते समय में किन लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बाध्यकारी नहीं है? नहीं, अनुच्छेद 37 साफ कहता है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, नॉन जस्टिसेबल नहीं है। मतलब कोर्ट नहीं जा सकते इनको लागू करवाने? जी नहीं, आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन अनुच्छेद 37 ये भी कहता है कि ये देश के शासन में मूलभूत है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अच्छा, मूलभूत हैं पर प्रवर्तनीय नहीं। सही व्याख्यान इन्हें एक तरह से कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की स्थापना के साधन और राज्य की सामाजिक आर्थिक आकांक्षाओं के रूप में देखता है। ये वो लक्ष्य है जिन्हें राज्य अपने संसाधनों के अनुसार धीरे धीरे हासिल करने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 36? अनुच्छेद 36 में राज्य की वही परिभाषा दोहराई गई है जो भाग 3 के लिए अनुच्छेद 12 में है। ठीक है, तो ये सिद्धांत किस तरह के लक्ष्यों की बात करते हैं? क्या इन्हें कुछ श्रेणियों में बांटा गया है, जैसा स्रोत में इशारा था? हाँ, इन्हें समझने के लिए मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में देखा जा सकता है। एक, समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी? हाँ, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय का लक्ष्य रखते हैं। जैसे अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने, भौतिक संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने और समान काम के लिए समान वेतन देने का प्रयास करेगा। आदि में लोक सहायता का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का लक्ष्य रखता है। अच्छा, दूसरी श्रेणी? दूसरी है गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी? जी, ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी के विचारों पर आधारित है। सबसे प्रमुख है अनुच्छेद 40, जो ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। अनुच्छेद 43 कुटिल उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करता है। अनुच्छेद 47 नशीले पेयों के निषेध का प्रयास करने की बात करता है। और अनुच्छेद 48 गायों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने का प्रयास करने की बात करता है। और तीसरी है उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये उदारवादी विचारधारा को दर्शाते हैं। जैसे अनुच्छेद 44, जो सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लाने का प्रयास करने की बात कहता है। UCC, इस पर तो काफी बहस होती है। हाँ, फिर अनुच्छेद 45, जो संशोधित हुआ है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 40A पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। पर्यावरण संरक्षण भी निदेशक तत्व हैं। जी। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण
और अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है। ये भी महत्वपूर्ण है। और इस भाग का अंत आपने कहा एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से होता है। बिल्कुल। अंतिम अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। अच्छा। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह राष्ट्रों के बीच न्याय संगत संबंध बनाए रखे, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करे और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से सुलझाने को प्रोत्साहित करे। तो ये थी हमारे संविधान के पहले 51 अनुच्छेदों की एक तरह से यात्रा। हमने देखा कि कैसे ये अनुच्छेद मिलकर भारत की पूरी संरचना बनाते हैं, देश की सीमाओं से लेकर नागरिकों की पहचान, उनके अधिकारों के कवच और राज्य के लिए नैतिक दिशा निर्देशों तक। सही कहा। हमने इस तार्किक प्रवाह को समझा, पहले क्षेत्र भाग 1, फिर नागरिक भाग 2, फिर नागरिकों के अधिकार भाग 3 जो कोर्ट में लागू करवाए जा सकते हैं, और फिर राज्य के कर्तव्य और लक्ष्य भाग 4 जो लागू नहीं करवाए जा सकते पर मूलभूत हैं। बिल्कुल। मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों का ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक नागरिकों के दावे हैं जिन्हें वो मांग सकते हैं, दूसरे राज्य के आदर्श हैं जिनकी तरफ उसे बढ़ना है। व्याख्यान में एक बिंदु उभरा था संवैधानिक आदर्शों और जमीनी हकीकत के बीच का फासला। जैसे अनुच्छेद 24 बाल श्रम रोकता है पर वो फिर भी मौजूद है। या निदेशक तत्वों के इतने ऊंचे आदर्श जिन्हें लागू कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये लिखे हुए शब्द, खासकर जो सीधे लागू नहीं करवाए जा सकते, समाज को बदलने में आखिर कितने और कैसे कामयाब होते हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगली बार तक सीखते रहें,